बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वाज़ रात 25 दिसंबर 1945 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह थी। हिंदुस्तान भर के मुसलमान पूरे जोश व खरोश के साथ सालगिरह की तकरीबात मना रहे थे। उस दिन दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक जुलूस निकला। लोगों ने जुलूस के रास्ते में कायद-ए-आज़म की तस्वीरें, पोस्टर्स और बैनर्स लगा रखे थे। कायद-ए-आज़म ये बैनर्स और तस्वीरें देखते हुए गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ी। कायद-ए-आज़म के किसी चाहने वाले ने कायद-ए-आज़म की तस्वीर बनाई, उस तस्वीर के सर पर सोने का ताज बनाया, कायद-ए-आज़म को शाही लिबास पहनाया और इस तस्वीर के नीचे लिख दिया शहनशाह पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म ने अपना काफिला रुकवाया, तस्वीर बनवाने वाले को करीब बुलवाया और उससे कहा कि हम एक जमहूरी मुल्क बना रहे हैं। पाकिस्तान में किसी बादशाह, किसी शहनशाह और किसी शहजादे की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का ताज कानून होगा, पाकिस्तान का तख्त आइन होगा और पाकिस्तान का लिबास जमहूरियत होगी। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मेहरबानी फरमा कर आइंदा इस किस्म की कोई हरकत न कीजिएगा। वातन रात कल 25 दिसंबर है। हम लोग हर 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत मनाते हैं। आज जब भारत पाकिस्तान पर यलगार के मंसूबे बना रहा है, भारतीय हुकूमत ने फौज को रेड अलर्ट कर दिया है और पाकिस्तान में मौजूद सफीरों का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के मुतालबात तस्लीम न किए तो वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर सकता है। आज जब इंटरनेशनल राय का कहना है कि भारत के मुख्तलिफ शहरों में 30 के करीब दहशतगर्द रुपोश हैं, ये दहशतगर्द किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकते हैं और भारत इस कार्रवाई के फौरन बाद पाकिस्तान पर हमला कर देगा और यह हमला न्यूक्लियर वार की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। तो इन हालात में आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बहुत याद आ रहे हैं और हम लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के खतूत पर चलाया गया होता तो आज कभी ऐसे हालात पैदा न होते। हम आज बैनुल-अक़वामी ताकतों की चरागाह या मैदान जंग न बनते। यहां पर यह सवाल पैदा होता है नाज़रीन कि कायद-ए-आज़म किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे। हज़रात, कायद-ए-आज़म के तसव्वुर पाकिस्तान को जानने के लिए हमें पाकिस्तान की पहली काबीना के 30 इजलास पर नजर डालना होगी। काबीना के इजलास से कबल एडीसी ने कायद-ए-आज़म से पूछा, सर इजलास में चाय सर्व की जाए या कॉफी? कायद-ए-आज़म ने सख्त लहजे में पूछा, क्या वुज़रा घरों से चाय कॉफी पीकर नहीं आएंगे? एडीसी ने फौरन इंकार में सर हिला दिया। आपने फरमाया, जिस वजीर ने चाय या कॉफी पीनी हो वो घर से पी कर आए या फिर वापस घर जाकर पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, वजीरों के लिए नहीं। गवर्नर जनरल हाउस के लिए 38.5 रुपए का सामान खरीदा गया। कायद-ए-आज़म ने हिसाब मंगवाया। कुछ चीजें मोहतरमा फातिमा जना ने मंगवाई थी। हुक्म दिया ये पैसे उनके अकाउंट से काट लिए जाएं। 2-3 चीजें कायद-ए-आज़म के जाती इस्तेमाल के लिए लाई गई थीं। फरमाया ये पैसे मेरे अकाउंट से ले लिए जाएं। बाकी चीजें गवर्नर जनरल हाउस के लिए थीं। फरमाया ठीक है, ये रकम सरकारी खजाने से अदा कर दी जाए, लेकिन आइंदा एहतियात की जाए। 1948 में बरतानवी शाह का भाई पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा था। बरतानवी सफीर ने कायद-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि आप शहजादे को वेलकम कहने के लिए एयरपोर्ट पर तशरीफ ले जाएं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। कायद-ए-आज़म ने हंसकर कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन जब मेरा भाई लंदन जाएगा तो फिर ब्रिटिश किंग को उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आना पड़ेगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं एयरपोर्ट चला जाता हूं। एक रोज एडीसी ने एक विजिटिंग कार्ड सामने रखा। आपने कार्ड फाड़ कर फेंक दिया और फरमाया, इसे कहो आइंदा मुझे शक्ल न दिखाए। नाज़रीन, ये विजिटर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का भाई था और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने कार्ड पर नाम के नीचे ब्रदर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह गवर्नर जनरल पाकिस्तान लिखवा दिया था। कायद-ए-आज़म के मुआलिज कर्नल इलाही बख्श ने आपके लिए जराबें मंगवाई। आपने रेट पूछा, बताया गया 2 रुपए। घबराकर बोले, कर्नल ये तो बहुत महंगी हैं। कर्नल साहब ने अर्ज किया कि सर ये आपके जाती अकाउंट से खरीदी गई हैं। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, मेरा जाती अकाउंट भी कौम की इमानत है। एक गरीब मुल्क के सरबराह को इतना अयाश नहीं होना चाहिए। जराबें लपेटी और कर्नल इलाही बख्श को वापस करके हुक्म दिया कि इन्हें वापस कर दो।
اور ایک نرس کی خدمت سے آپ متاثر ہوئے تو آپ نے پوچھا بیٹی میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نرس نے عرض کیا سر میرا سارا خاندان پنجاب میں ہے، میں اکیلی کوئٹہ میں نوکری کر رہی ہوں، آپ مہربانی فرما کر میرا ٹرانسفر پنجاب کروا دیجیے۔ قائد اعظم نے اداس لہجے میں جواب دیا سوری بیٹی، یہ محکمہ صحت کا کام ہے، گورنر جنرل کا نہیں۔ قائد اعظم نے اپنے طیارے میں رائٹنگ ٹیبل لگوانے کا آرڈر دیا۔ فائل وزارت خزانہ پہنچی تو سیکرٹری خزانہ نے فائل پر یہ نوٹ لکھ دیا کہ گورنر جنرل اس قسم کے احکامات سے پہلے وزارت خزانہ سے اجازت کے پابند ہے۔ قائد اعظم کو معلوم ہوا تو نہ صرف وزارت خزانہ سے تحریری معذرت کی بلکہ اپنا حکم بھی منسوخ کر دیا۔ حضرات، ہم جب قائد اعظم کی زندگی کے یہ واقعات پڑھتے اور حضرات پروگرام کے شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر ہو رہا تھا، جب کوئی شخص قائد اعظم کے پاؤں چھونے کی کوشش کرتا تھا تو آپ کو شدید غصہ آ جاتا تھا اور آپ اس کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ ینگ مین ڈونٹ لوز یور سیلف ریسپیکٹ۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ جو شخص ایک بار کسی کے قدموں میں جھک جائے وہ پوری زندگی دوسروں کے قدموں میں گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرات، کل قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے۔ کاش میں آج اپنے قائد کو یہ بتا سکتا کہ آپ نے جس قوم کے نوجوانوں کو اپنے پاؤں چھونے سے روکا تھا، آج وہ پوری قوم دوسروں کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ آج اس قوم پر ڈرونز حملے کرتے اور اس قوم کے لیڈرز ان حملوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ کاش میں اپنے قائد کو یہ بتا سکتا کہ اے قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کی قوم اپنی سیلف ریسپیکٹ لوز کر چکی ہے۔ آپ نے جس قوم کا خواب دیکھا تھا وہ آپ کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی اور پیچھے چند اسٹیٹ ایکٹرز رہ گئے اور کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز، اور ان ایکٹروں میں ایک بھی ایسا نہیں جو آپ کے سائے، آپ کے جوتے کی خاک کا بھی مقابلہ کر سکے۔